हाय चैंपियंस, कैसे हो? उम्मीद है कि अच्छे से होगे। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज की क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 5C को पढ़ेंगे और एक्सरसाइज 5C में जो मेन टॉपिक्स है उसको आज हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। यानी कि जो भी क्वेश्चन होंगे वो किस थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व होंगे, तो उस थ्योरम को हम लोग आज अच्छे से इस क्लास में पढ़ेंगे। उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन के पीछे का जो लॉजिक है, कौन सा थ्योरम किस में यूज होगा, ये पता होना चाहिए, तभी आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इस आज की इस क्लास में हम लोग यही पढ़ेंगे कि एक्सरसाइज 5C में कौन कौन से थ्योरम यूज होंगे और कैसे उसको अप्लाई करना है। ठीक है, यानी कॉन्सेप्ट और फार्मूला इसका अच्छे से आज हम लोग इस क्लास में सीखेंगे। ठीक है, चलो। तो क्या है इसमें, इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है क्या है, तो वो क्या है? तो सबसे पहले देखो, एकदम बेसिक से मैं स्टार्ट करता हूं, एकदम बेसिक से स्टैंडर्ड लेवल तक मैं लेकर जाऊंगा। अगर किसी को पता है कि पैरेलल लाइन किसको कहते हैं और ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं, तो अच्छी बात है। वो क्या करेगा, जो भी 15-20 सेकंड वो स्किप करेगा और इस वाले स्लाइड पे आके वो वीडियो देख लेगा। ठीक है, और जिसको नहीं पता है कि पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं, तो वो ये देखे। ठीक है, क्योंकि मैं एकदम बेस से स्टार्ट करूंगा और स्टैंडर्ड लेवल तक लेकर जाऊंगा। ठीक है, तो जिसको पैरेलल लाइन पता है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जिसको नहीं पता है वो देखो। तो पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, तो देखो पैरेलल लाइन इसको कहते हैं, जैसे दो ठे लाइन ले लो, दो ठे लाइन ले लो। ठीक है, मैंने एक यहां पे एक लाइन लिया, दो ठे लाइन लो और उन दोनों लाइन को मैंने ऐसे रखा, इन दोनों लाइन को मैंने ऐसे रखा। अब इन दोनों लाइन को ऐसे रखने के बाद मैं इस लाइन को इधर कितना भी इसको बढ़ाऊं, इधर इधर हम कितना भी इसको मैं बढ़ाऊं, और इस वाले लाइन को भी, इस वाले लाइन को भी मैं इधर कितना भी बढ़ाऊं, ऐसे आगे एक्सटेंड करते जाऊं, और इस वाले लाइन को भी मैं आगे एक्सटेंड करते जाऊं, और इधर भी मैं एक्सटेंड करते जाऊं, इधर भी एक्सटेंड करते जाऊं, और इधर भी मैं इस लाइन को एक्सटेंड करते जाऊं। तो इन दोनों लाइन को जब मैं इधर इधर एक्सटेंड कर रहा हूं और इधर भी एक्सटेंड कर रहा हूं, तो मैं देख रहा हूं कि ये दोनों लाइन आपस में कहीं मिल नहीं रही है, यानी आपस में कहीं पे इंटरसेक्ट नहीं हो रही है। ये दोनों लाइन को मैं इधर आगे बढ़ाऊं कितना और इधर भी आगे बढ़ाते जाऊं, तो ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। तो इन्हीं दोनों लाइनों को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पैरेलल लाइन बोलते हैं। ऐसे दो लाइन जिनको हम कितना भी आगे बढ़ाए तो वो लाइन आपस में कभी मिले ना और ना ही कभी इंटरसेक्ट हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन बोलते हैं। और तुम कोई भी लाइन ले लो, जैसे मैंने एक यहाँ पे लाइन लिया, ये मैंने एक यहाँ पे लाइन लिया ऐसे, ठीक है, और एक लाइन मैंने थोड़ा सा ऐसे तिरछा ले लिया, देखो ये थोड़ा सा तिरछा दिख रहा है। ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, ठीक, और ये थोड़ा ऐसे जा रहा है। ठीक, तो ये जब आगे जाएगा तो ऐसे तो ये जाता रहेगा, ऐसे ये लाइन तो जाता रहेगा, लेकिन जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, तो पता चल रहा है कि ये यहाँ पे क्या आके इंटरसेक्ट हो गया, यहाँ पे आके क्या हो गया, वो इंटरसेक्ट हो गया। यानी ये दोनों जो लाइन थी, इसका लाइन नाम लिखो ए बी और सी डी। तो पता ये चला कि ए बी और सी डी आगे जब इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट हो गए। इसका मतलब ए बी और सी डी आपस में पैरेलल लाइन नहीं है। क्यों नहीं पैरेलल लाइन है? क्योंकि आगे जाके ये क्या हो गई बाबू, इंटरसेक्ट हो गई। तो जब ये इंटरसेक्ट हो जाएंगी तो वो पैरेलल लाइन नहीं कहलाएंगी। पैरेलल लाइन कब कहेंगे, जब इसको हम कितना भी आगे बढ़ाए और इधर भी कितना आगे बढ़ाए और वो इंटरसेक्ट ना हो, तो उन्हीं दोनों लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो पैरेलल लाइन बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? हाँ भैया, ये क्लियर हो गया। ठीक है, और देखो एक और दिमाग में फिगर आपका बन रहा होगा कि भैया मैंने एक इसको इधर बना दिया और एक को मैंने इधर बना दिया, तो भैया ये तो इधर निकल जाएगी और ये इधर निकल जाएगी, तो भी ये तो भैया आगे मिलेंगी नहीं, ये भी नहीं मिलेंगी, नहीं आगे मिलेंगे। कहाँ मिलेगी? ये पीछे मिलेगी। कभी ये आगे ना मिलके कहाँ मिलेगी, पीछे मिलेगी। जैसे कभी इसको आगे बढ़ाओ और इसको आगे बढ़ाओ, तो तुम बहुत खुश हुए कि भैया ये नहीं मिलेगी, ये भी पैरेलल लाइन नहीं, आपको पीछे भी बढ़ाना है। तो जब आप इसको इधर पीछे बढ़ाओगे और इसको इधर बढ़ाओगे, तो देखो यहाँ पे आके ये मिल गई, यहाँ पे आके मिल गई, तो यहाँ पे जब आके ये मिल गई तो ये लाइन भी दोनों आपस में पैरेलल लाइन नहीं है। तो पैरेलल लाइन कब होती है? जब दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना हो, उसी को हम लोग पैरेलल लाइन बोलते हैं। ये क्लियर हो गया? और एक और इसमें बेसिक चीज, बहुत अच्छी बात है क्या, एक और बहुत अच्छी बात है, क्या है वो? तो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है, हमेशा। ये हमेशा याद रखना, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या होता है, सेम होता है। अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का है, अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे इनके बीच का भी डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर होगा।
यहाँ पे भी इनके बीच का 10 सेंटीमीटर होगा। यानी कहीं से भी तुम उठा लो, कहीं से भी उठा लो, यहाँ पे भी उठा लो, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है। यानी दो पैरेलल लाइन के बीच में डिस्टेंस हर जगह क्या होता है, सेम होता है। हर जगह क्या होता है, तो सेम होता है। ये बहुत बेहतरीन बात है, इसको याद रखना, ठीक है, इसका यूज होता है। और एक और चीज, अब इसका नाम ले लो, मान लो ये ए बी है, ए बी लाइन था, और ये सी डी था, ये सी डी था। तो ए बी पैरेलल लाइन, ए बी पैरेलल है सी डी के, तो इसको दिखाते कैसे, इसको लिखते कैसे, तो इसका जो साइन होता है ऐसे होता है, ऐसे लिखते हैं कि ए बी जो है पैरेलल है सी डी। पैरेलल का साइन देखो ये है, ये जो दिख रहा है ना, ये पैरेलल का साइन है। ऐसी कोई चीज लिखिए ए बी पैरेलल सी डी, यानी वो पैरेलल लाइन की बात कर रहा है, यानी ए बी सी डी के पैरेलल है, ठीक है। तो ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। इसका मतलब क्या कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ये पैरेलल का क्या होता है, साइन। तो पैरेलल लाइन आपको समझ में आ गया, हाँ भैया पैरेलल लाइन हमको समझ में आ गया। अब आओ ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है। तो ट्रांसवर्सल लाइन हम लोग किसको कहेंगे, तो वो चीजें को, तो दो टाइप पैरेलल लाइन होगा, क्या होगा, दो टाइप पैरेलल लाइन लो। मान लो एक हमने ये पैरेलल ले लिया, पैरेलल लाइन लो, चलो ये हो गया आपका पैरेलल लाइन। इस पैरेलल लाइन को, इस पैरेलल लाइन को, इस पैरेलल लाइन को अगर कोई लाइन इंटरसेक्ट करेगी, अगर कोई थर्ड लाइन इंटरसेक्ट करेगी, मान लो ये दो पैरेलल लाइन है, इसको मैंने यहां से इंटरसेक्ट करा दिया, यहां से हमने इसको इंटरसेक्ट करा दिया, देख रहे हो, ये दो पैरेलल लाइन है, इसका नाम रखो ए बी और ये सी डी। इन दोनों पैरेलल लाइन को एक तीसरी लाइन ऐसे आ रही है, इंटरसेक्ट कर दे रही है, दोनों को इंटरसेक्ट कर देती है। ये जब दोनों को इंटरसेक्ट करेगी तो इसी लाइन को, इस लाइन का नाम रख लो ई एफ। तो ये जो ई एफ लाइन है, इसी ई एफ लाइन को हम लोग ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। इसी ई एफ लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं, तो दो ठे पैरेलल लाइन को जब एक थर्ड लाइन क्या करेगी, इंटरसेक्ट कर देगी, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। तो ये चीज भी आपको क्लियर हो गई कि ट्रांसवर्सल लाइन किसको कहते हैं। हाँ हाँ भैया, ये भी हमको क्लियर हो गए। अब जरूरी नहीं है, एक और चीज, जरूरी नहीं है ऐसे ही कट करे, उसको जहां मन करे वो वहां कट कर सकती है, ऐसे भी कट कर सकती है, इधर भी कट कर सकती है, ठीक है, ऐसे भी उसको कट कर सकती है, ऐसे एकदम बीच से भी ऐसे एकदम कट कर सकते हैं। मतलब वो कट करे, कैसे भी डिजाइन बने, डिजाइन आप बनाते रहना दिन भर बैठ के, ठीक है, डिजाइन कैसे भी बने, बस उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्सल लाइन। अब यही जब इसको ये ट्रांसफर, जब ये कट करती है ना, तो इनके बीच में कुछ रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है, वही हम लोग पढ़ेंगे, वही मेन चीज है, ठीक है। ये तो एकदम बेसिक चीज है। पैरेलल लाइन था, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो जब से ये कट करेगी तो आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे क्या बन रहा है, एंगल देखो, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे ये एंगल बना, नीचे भी एंगल बन रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, ऊपर भी एंगल बना, नीचे भी एंगल बना, यहाँ पे देखो एंगल बन रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये जो सारे जो एंगल बन रहे हैं ना, चार ऊपर और चार नीचे, 8 एंगल बन रहे हैं। तो इन्हीं एंगलों में रिलेशन होता है, इन्हीं एंगलों में क्या होता है, रिलेशन होता है। वही रिलेशन मेन है, यही रिलेशन को हमको पढ़ना है, और इसी रिलेशन से क्या आएंगे, क्वेश्चन आएंगे। इसी रिलेशन से क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं। तो वो कौन से रिलेशन है, तो वो कौन से रिलेशन है, तो वो रिलेशन ये है। कौन सा वो रिलेशन, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, को इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन इन्हीं तीनों से आएंगे, तो इनके बारे में हम लोग जान लेंगे, उसके बाद कोई भी क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आओ, अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो उसको हम लोग अभी जानेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे एंगल अभी बनेगा, कितने एंगल बनते हैं, तो 8 एंगल बनते हैं, अभी हमने पढ़ा। तो ये फर्स्ट एंगल, ये सेकंड एंगल, ये थर्ड एंगल, ये फोर्थ एंगल का हमने क्या कर लिया, तो नाम रख लिया, ठीक है। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये और ये फोर्थ, और ये 5, ये 6 और ये 7 और ये 8, ठीक है। हमने क्या किया, तो एंगल का हमने नाम रख लिया, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस वाले एंगल को फर्स्ट कहेंगे, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये हमने एंगल का नाम रख लिया। अब करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, तो इसको ध्यान से देखेंगे। तो ये आपको जो दिख रहा है और ये जो दिख रहा है, तो ये ऊपर और ये नीचे दोनों क्या है, तो सेम जैसा दिख रहा है, ठीक है, फिगर जैसा सेम। मान लो इसको देख रहे हो, ये फिगर, और इसको हटा, इसको हमने छिपा लिया, तो ये दोनों फिगर थोड़ा सेम जैसा दिख रहा है, ठीक है। तो सेम जैसा दिख रहा है, और इसके कुछ एंगल भी सेम पोजीशन पे आपको दिखेंगे। जैसे एंगल 1 को देखो, जैसे आप एंगल 1 को देखो, मान लो ये एंगल 1 है, इसका जो पोजीशन है, इसका जो पोजीशन है ऊपर वाले में,
उस अब इसको हम बंद कर लिए तो एंगल 1 का पोजीशन इसमें कहां पे होगा, एंगल 1 का पोजीशन इसमें कहां होगा, तो आप कहोगे कि भैया एंगल 5 पे होगा, एंगल 5 पे होगा। एंगल 1 का जो पोजीशन है इस वाले फिगर में और एंगल 5 का जो पोजीशन ये, इन दोनों क्या है तो सेम है। एंगल 1 का पोजीशन और एंगल 5 का पोजीशन दोनों में क्या है, सेम है। तो यही दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स होंगे। यही दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। यानी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, यानी ये दोनों आप पहले तो पता हो गया ये क्रॉसपॉन्डिंग है। अब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स का मतलब ये कि एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के इक्वल होगा। एंगल 1 जो होगा, ये जो एंगल 1 है एंगल 5 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। क्यों है कि इसका पोजीशन, एंगल 1 का पोजीशन और एंगल 5 का पोजीशन, दोनों का पोजीशन इस फिगर में क्या है, सेम दिख रहा है, इसलिए ये दोनों क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स हैं। और क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, तो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। दोनों आपस में क्या होते हैं, तो इक्वल होते हैं। यानी अगर एंगल 1 आपको, अगर एंगल 1 आपको 30 डिग्री दिया रहेगा, एंगल 1 आपको 30 डिग्री दिया रहेगा, तो एंगल 5 भी कितने का हो जाएगा, तो 30 डिग्री का। अगर एंगल 1 आपको 30 डिग्री दिया रहेगा तो एंगल 5 भी कितने का हो जाएगा, तो 30 डिग्री का। कैसे होगा, कैसे हो जाएगा, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स यानी इसमें आप फिगर में समझ लो बस कि क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स कहां होता है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स पोजीशन क्या है, दोनों का सेम दिख रहा है। इस वाले फिगर में भी और इस वाले फिगर में ही पोजीशन एंगल 1 और एंगल 5 का सेम दिख रहा है। तो अब आप कहोगे कि भैया एंगल 4 और एंगल 8 का भी तो पोजीशन सेम दिख रहा है, एंगल 4 और एंगल 8 का भी तो पोजीशन सेम दिख रहा है। तो हाँ, एंगल 4 और एंगल 8 का भी पोजीशन सेम दिख रहा है। इसका मतलब एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या होगा, एंगल 4 और एंगल 8 भी क्या होंगे, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। अब आप कहोगे कि भैया एंगल 3 और एंगल 7 का भी पोजीशन सेम ही है। दोनों फिगर में एंगल 3 और एंगल 7 का पोजीशन सेम ही है। तो इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 7 का भी, एंगल 7 भी आपस में क्या है, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। एंगल 3 एंगल 7 भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। आप फिर कहोगे कि भैया एंगल 2 और एंगल 6 भी सेम पोजीशन पे है। तो इसका मतलब एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से, एक दूसरे के क्या है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। हाँ भैया ये समझ में आ गए कि एंगल 1 एंगल 5 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल है, एंगल 2 एंगल 4 एंगल 8 का क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। देखो ये एंगल 1 है, यहाँ पे देखो एंगल 1 है, तो एंगल 1 इस पोजीशन पे, तो एंगल यहाँ पे क्या होगा, एंगल 5 होगा। एंगल 1 और एंगल 5 एक दूसरे के क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। एंगल 4 कहाँ पे है, एंगल 4 यहाँ पे है, तो एंगल 8 कहाँ होगा, तो देखो इस पोजीशन पे, तो ये एंगल 8 यानी ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स है। अब एंगल 3 कहाँ पे, एंगल 3 ये था, तो एंगल 3 है, तो नीचे पोजीशन पे, तो एंगल यहाँ पे क्या होगा, 7 होगा। तो एंगल 3 एंगल 7 क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। इसमें देखो फिर एंगल यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे है ये, तो नीचे क्या होगा, एंगल 6 होगा। यानी एंगल 2 और एंगल 6 में क्या है, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से इक्वल होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाँ ये क्लियर हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, जितने का वो एंगल इतने का ये एंगल। ठीक है, अब वैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स पे आएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, तो अब देखो मान लो ये फिगर है, चलो इसमें आओ, इसमें बना लेते हैं। अल्टर वो दिख रहा है फिगर, तो इस फिगर में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, तो ये वाला जो एंगल दिख रहा है ना, ये वाला, इस एंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहलाएंगे। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स यानी ये वाला एंगल कितने का था, 3 था, और वो वाला एंगल कितने का है, 5। इसमें देखो ये वाला एंगल 3 का, ये वाला एंगल 5 का, तो ये वाला एंगल 5 का। यानी ये एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। पहले अब देखो इसको रिलेट समझना कैसे और अच्छे से, तो इंटीरियर का मतलब क्या होता है, अंदर। इंटीरियर का मतलब क्या, अंदर। यानी इनके जो अंदर वाले ये, इसमें कितने एंगल आपको अंदर दिख रहे हैं, तो 4, 1 2 3 4, 2 3 5 8, ये इंटीरियर एंगल है। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल में एंगल 3 और ये अल्टरनेट में एंगल 3 और एंगल 5, ये दोनों आपके एंगल क्या होंगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो कि इन चारों एंगल में ही बस क्या होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल लगेगा। बाकी के ऊपर वाले और ये दो नीचे वाले ये अंदर एंगल नहीं बना, इसका मतलब इसमें अल्टरनेट इंटीरियर नहीं लगेगा। आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, समझ सकते हो इंटीरियर एंगल से। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर में ही क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर लगेगा। यानी एंगल 3 और एंगल 5 क्या होंगे, इक्वल होंगे। एंगल 3 और एंगल 5 क्या होंगे, इक्वल होंगे। कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। वैसे ही उधर से देखोगे तो ये जो एंगल 2 दिख रहा है,
और ये जो एंगल आपका 8 दिख रहा है, तो एंगल 2 और एंगल 8 भी, एंगल 2 और एंगल 8 भी क्या होगा, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल होंगे। और इसमें कहीं पे अब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नहीं लगेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बस इसी में एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल होगा। क्वेश्चन कैसे आएंगे, तो मान लो दिया रहेगा कि एंगल 2 आपका 80 डिग्री है, एंगल 2 80 डिग्री है, तो एंगल 8 बताओ, तो आप कहोगे एंगल 8 भी क्या होगा, 80 डिग्री का होगा। एंगल 8 भी कैसे होगा, 80 डिग्री के। रीजन क्या दोगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वजह से ये क्या है, आपस में इक्वल है। तो ठीक है, ऐसे बस अभी क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ठीक है। आप बस समझो कि कौन सा एंगल किससे इक्वल होता है और कैसे इक्वल होता है, ठीक है, किस रीजन से इक्वल होता है, ठीक है। तो एंगल 3 एंगल 5 के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 2 एंगल 8 के इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 4 एंगल 8 के करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। ये अभी आप बस समझो। अब को इंटीरियर एंगल क्या होता है, देखो इंटीरियर आ गया यानी किस एंगल की बात होगी, तो जो अंदर 4 एंगल बना है, अंदर जो ये 4 एंगल बना इन्हीं में क्या होगी, तो बात होगी, ठीक है। इंटीरियर एंगल यही 4 है, तो इन्हीं चारों के अकॉर्डिंग अभी को इंटीरियर के एंगल के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये जो एंगल दिखता है आपको, ये वाला जो एंगल दिख रहा है क्या है, 3 है, और ये वाला एंगल 8, ये एंगल 3 और एंगल 8 जो आपको दिख रहा है, एंगल 3 और एंगल 8, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा। इन दोनों एंगल का सम क्या होगा, तो 180 डिग्री होगा। कैसे 180 डिग्री, एंगल 3 और एंगल 8 का सम 180 डिग्री, कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से। आ रही बात समझ में, हाँ भैया आ रही है समझ में। अब इधर देखो, ये वाला एंगल 2 लो और ये वाला एंगल 5 लो, इसमें एंगल 2 और ये एंगल 5, तो एंगल 2 और एंगल 5 का भी सम क्या होगा, एंगल 2 और एंगल 5 का भी सम क्या होगा, तो 180 डिग्री। क्या होगा, 180 डिग्री। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से। कैसे, तो को इंटीरियर एंगल से, ठीक है। तो बस यही आपको ध्यान देना है, इस पूरे एक्सरसाइज में इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो देखो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आप ध्यान से समझ लो, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपने देखा और को इंटीरियर एंगल भी आपने देखा। ये ध्यान से आप देखो, वीडियो पॉज करो, एक बार फिर आप रिवाइज करो खुद से कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है इस मेथड से, ये वाला एंगल इसके इक्वल है इस मेथड से। आप एक बार रिवाइज करो, उसके बाद ही आप क्वेश्चन सोल्व करने जाना, ठीक है। चलो अभी आप लोग नोट करो, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन अभी सोल्व करेंगे, तो अब इसमें आपको सारी चीजें समझ में आएंगी कि अच्छा कौन सा चीज कैसे हुआ है, ठीक है। चलो अब इसको आप लोग नोट करो। चलो ये नोट हो गया। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अब वो सारी चीज हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन जो है आपका, इस एक्सरसाइज का पहला जो क्वेश्चन है आपका क्या है, इन द गिवन फिगर एल पैरेलल एम। देखो ये एल जो है, ये एल जो लाइन है एम के क्या है, तो पैरेलल है, और पैरेलल का साइन ऐसे होता है, मैंने बताया था, ठीक है। एंड ए ट्रांसवर्सल टी कट्स देम, और ये जो दिख रहा है ना, ये टी क्या है, तो ट्रांसवर्सल लाइन है, तो टी ट्रांसवर्सल लाइन है। अब कट्स देम इफ एंगल 120 डिग्री। अब ये जो एंगल 1 आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको एंगल 1 यहाँ पे दिख रहा है, ये जो एंगल 1 ये कितने का है, तो 120 डिग्री का है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द रिमेनिंग मार्क्स एंगल, ठीक है। तो बोल रहा है कि बाकी अब जितने एंगल आपको दिख रहे हैं 2 3 4 5 6 7 8, इस एंगल को आप क्या करिए, फाइंड करिए, ठीक है। तो अब फाइंड कैसे करना है, तो कैसे फाइंड करना है, तो वही जो पीछे अभी हमने पढ़ा है, अभी जो हमने पढ़ा है, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, को इंटीरियर और ये इंटीरियर एंगल्स, तो इन्हीं से हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे, इन्हीं से फाइंड करेंगे, ठीक है। और एक और चीज से फाइंड करेंगे, क्या, तो पिछले एक्सरसाइज में आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल पढ़ा और लिनियर पेयर पढ़ा, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री होता है, तो इसका भी यूज इस पूरे एक्सरसाइज में आपको होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये बताओ, एंगल 1 जो है आपका 120 डिग्री है, तो एंगल 5 कितने का होगा, एंगल 5 कितने का होगा, अगर आपका एंगल 1 आपका 120 डिग्री है, ठीक है, ये हमने लिख दिया, ठीक है, यहाँ आप सॉल्व हम कर रहे हैं। एंगल 1 आपका 120 डिग्री है, एंगल 120 डिग्री है, तो एंगल 5 कितने का होगा, आप बताओ, कोई आपको दिख रहा है। अभी हमने जो पढ़ा अल्टरनेट इंटीरियर, उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, उसके बाद को इंटीरियर, तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल हम लिख सकते हैं, एंगल 1 इक्वल है एंगल 5 के। आप बताओ कौन से तरीके से। तो आपको याद आ रहा होगा कि भैया एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से सीए लिख रहे हैं, सीए मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है, ये बार बार हम नहीं बताएंगे, ठीक है, सीए मतलब क्रॉसपॉन्डिंग एंगल्स। तो एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा कैसे, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल 1 जब 120 डिग्री है
तो एंगल 5 भी कितना होगा, तो 120 डिग्री होगा कि नहीं होगा? हाँ भैया होगा। तो पता क्या चला, तो एंगल 5 हमने निकाल लिया कि 120 डिग्री है। एंगल 5 हमने निकाल लिया, एंगल 5 हमने निकाल लिया कि 120 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा पहला आंसर है। दूसरा आंसर, अब बताओ, अब और क्या दिमाग लगाए कि 3 भी निकल जाए, 2 4 6 7 8 भी निकल जाए। तो अभी मैंने बोला कि इसमें पिछले एक्सरसाइज वाला भी थ्योरम लगेगा, जैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल और स्ट्रेट लाइन वाला। तो आप बताओ एंगल 1, अब हम लिख रहे हैं एंगल 1, चलो ये हो गया पहला। अब हम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये लिख रहे हैं कि एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है। एंगल 1 जो है एंगल 3 के इक्वल है। अब आप बताओ कैसे एंगल 1 एंगल 3 के कैसे इक्वल है? तो आप कहोगे कि भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल आप पिछले एक्सरसाइज में पढ़ के आए हो। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, यानी एंगल 1 एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, यानी एंगल 3 भी कितना निकल गया, 120 डिग्री। एंगल 3 भी कितना निकल गया, तो 120 डिग्री। यह हमारा सेकंड आंसर आ गया, यह हमारा सेकंड आंसर आ गया। एंगल 3 भी कितना आ गया, 120 डिग्री, एंगल 3 भी। अब बताओ एंगल 3 से फिर एंगल 7 हम निकाल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो आप कहोगे हाँ भैया, अगर एंगल 3 120 डिग्री है, तो एंगल 7, यानी एंगल 3 और एंगल 7 भैया इक्वल होंगे। कैसे इक्वल होंगे, कैसे इक्वल होंगे? तो तुम कहोगे कि भैया करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से ये इक्वल होंगे। एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल होंगे कैसे? तो करस्पॉन्डिंग एंगल से। अगर एंगल 3 120 है, तो एंगल 7 भी कितने का होगा, एंगल 7 भी कितने का होगा, 120 डिग्री का, यानी एंगल 7 भी कितने का हो गया, 120 डिग्री का। तो ये हमारा क्या निकल गया, यह हमारा क्या निकल गया, 7 वाला एंगल निकल गया, यह हमारा 7th वाला एंगल निकल गया। ठीक है, अब आओ, अब कौन सा एंगल निकालना है? तो 1 निकालिए, 3 5 7, अब कौन सा निकालना है? तो 2 4 6 8 निकालना है, 2 4 6 8। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए आपको फिर पिछले एक्सरसाइज का एक थ्योरम याद करना पड़ेगा। कौन सा? तो आप जानते हो कि स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है, 180 का एंगल बनता है। हाँ भैया बनता है। तो आप बताओ एंगल 1 आपका 120 डिग्री है, तो एंगल 2 हम नहीं बता सकते हैं, एंगल 2 हम नहीं बता सकते, बता सकते हैं। क्यों कैसे बता सकते हैं? तो आप कहोगे कि ये जो है, ये जो है, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल क्या होंगे, 180 डिग्री होंगे। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितने का होगा, 180 डिग्री का। क्यों होगा? क्योंकि ये लिनियर पेयर है, यानी स्ट्रेट लाइन पे है, तो स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। तो आप यहां से दिमाग लगा रहे हो, तो आप कहोगे कि भैया एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री होगा। कैसे इक्वल होगा? मैं बोल रहा हूं कैसे होगा, बताओ। तो तुम कहोगे कि भैया लीनियर पेयर से। लीनियर पेयर क्या होता है, ये अभी तुमने पढ़ के आया, अभी पिछले एक्सरसाइज में पढ़ के आया। तो एंगल 1 अब तुमको पता है कि 120 डिग्री है, और एंगल 2 तुमको नहीं पता है, तो ये 180 डिग्री रखो। तो एंगल 2 कितना होगा, तो ये 120 उधर जाएगा, तो 120 सॉरी 180 माइनस 120 प्लस का 120 उधर माइनस का, तो यहां से निकलेगा एंगल 2। एंगल 2 कितने का हो गया, 60 डिग्री का। एंगल 2 कितने का हो गया, तो 60 डिग्री का। ये एंगल 2 हमने निकाल लिया 60 डिग्री का। अब बताओ एंगल 2 जब तुमको निकल गया, एंगल 2 तुमको पता चल गया, एंगल 2 भी तुमको पता चल गया 60 डिग्री का। एंगल 2 अब तुमको पता चल गया 60 डिग्री का, तो एंगल 4 नहीं बता सकते? एंगल 4 भी तो तुम बता सकते हैं। हाँ बता सकते हैं भैया, अगर एंगल 2 60 डिग्री का, तो एंगल 4 भी 60 डिग्री का। कैसे? तो भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो यहाँ क्या लिखोगे, तो एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, एंगल 4 के। रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे? तो रीजन दोगे कि भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के, कैसे? वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल 4 भी कितना निकल गया, 60 डिग्री। एंगल 4 भी कितना निकल गया, 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। तो एंगल 4 कितना हो गया, 60 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। तो अब बताओ, अब तुमको 60 डिग्री पता चल गया, तो क्या तुम ये नहीं बता सकते, क्या ये तुम नहीं बता सकते कि एंगल जो 4 है, एंगल जो ये 4 है, एंगल 6 के इक्वल है, एंगल 6 के इक्वल है, या एंगल जो 4 है एंगल 8 के भी इक्वल है। दोनों में से तुम कोई भी ले सकते हो, दोनों में से कोई भी ले सकते हो। एंगल 4 एंगल 8 के इक्वल ले सकते हो। कैसे? तो करस्पॉन्डिंग एंगल से ले सकते हो।
अब 8 पता चल जाएगा तो तुम 6 भी बता सकते हो। कई देखो इसमें बहुत आसान है, कई तरीके से तुम सॉल्व कर सकते हो। एंगल 460 का तो एंगल 8 भी कितने का 60 डिग्री का, कैसे कोरस्पॉन्डिंग एंगल से लो निकल गया। अब एंगल 860 का तो एंगल 6 भी कैसे 60 का, कैसे वर्टिकली अपोजिट से। अगर 8 वाला नहीं दिख रहा है तो तुमको ये तो दिख रहा है एंगल 460 डिग्री का है, तो एंगल 6 भी 60 डिग्री का होगा। एंगल 6 भी 60 डिग्री का होगा। बताओ कैसे। एंगल 4 अगर 60 डिग्री का तो एंगल 6 कितने का 60 डिग्री का। बताओ कैसे, रीजन दो। एंगल 4 मैं बोल रहा हूं एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है। एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है। अब तुम बताओगे कैसे, तो कहोगे भैया इतना आसान, एंगल 4 एंगल 6 तो दिख ही रहा है कि वह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है। एंगल 4 और एंगल 6 तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इक्वल है, यानी एंगल 6 कितने का होगा, एंगल 6 कितने का होगा तो 60 डिग्री का। एंगल 6 कितने का होगा तो 60 डिग्री का। एंगल 6 भी हमने निकाल लिया। अब क्या बचा, अब एंगल 6 60 डिग्री का तो एंगल 8 भी कितने का, एंगल 6 अगर 6 एंगल 8 और 6 एंगल 6 60 डिग्री का तो एंगल 8 भी 60 डिग्री का, कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल 6 इक्वल है एंगल 8 के, एंगल 6 इक्वल है एंगल 8 के, कैसे तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। तो एंगल 8 भी कितने का हो जाएगा, एंगल 6 60 का है तो एंगल 8 भी कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। ये हो गया हमारा आंसर। तो जितना पूछा था वो सब हमने निकाल लिया, ठीक है। बस एक एंगल इसने दिया था, क्या दिया था 120 डिग्री। अब ये सारा प्रोसेस जितना हम लोग निकाले हैं, कैसे निकाले तो उन्हीं तीनों थ्योरम से, करस्पॉन्डिंग एंगल से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से और को इंटीरियर। अभी इसमें को इंटीरियर नहीं लगा है, चाहते तो हम लोग लगा लेते लेकिन लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के सॉल्व करने हैं, ठीक है। चलो तो इसको नोट करो, फिर सेकंड वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो ये नोट हो गया। अब सेकंड वाला क्वेश्चन जो तुम्हारा था, सेकंड वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही क्या है, तो एंगल 7 तुमको दिया 80 डिग्री। चलो भाई एंगल 7 दिया तुमको 80 डिग्री, तो अब यहां से जल्दी जल्दी बताओ एंगल 7 70 से 80 डिग्री का है तो एंगल 5 कितने का होगा। एंगल 7 और एंगल 5 इक्वल होंगे, कैसे होंगे, तो आप कहोगे भैया वर्टिकली अपोजिट एंगल से। क्या एंगल 7 और एंगल 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल है, तो आप कहोगे हाँ। तो अगर एंगल 7 80 का तो एंगल 5 भी कितने का, एंगल 5 भी कितने का, तो भैया 80 डिग्री का। तो ये लो निकल गया। एंगल 7 से एंगल 5 हमने निकाला, एंगल 7 से एंगल 5 हमने निकाला। एंगल 7 कितना था 80 डिग्री, तो एंगल 5 भी कितना हो गया 80 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ एंगल 5 80 डिग्री का तो एंगल 3 हम नहीं निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है, कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है, कैसे कैसे, तो कहोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है, एंगल 5 एंगल 3 के इक्वल है, कैसे, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो एंगल 5 हमको पता है 80 डिग्री, तो एंगल 3 भी कितने का होगा 80 डिग्री। लो हमने 3 भी निकाल लिया, हमने एंगल 3 भी निकाल लिया। अब आगे आओ और निकालेंगे। एंगल 3 भी हमने निकाला कितना 80 डिग्री। एंगल 3 भी हमने निकाला 80 डिग्री। अब देखो, अब तुम एंगल 3 से एंगल 1 भी निकाल सकते हो, एंगल 3 से एंगल 1 भी निकाल सकते हो, कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट से। एंगल 3 जितने का उतने का एंगल 1, एंगल 3 इक्वल है एंगल 1 के, कैसे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और एंगल 3 कितने का है 80 का, तो एंगल 1 भी कितने का होगा, एंगल 1 भी कितने का होगा 80 डिग्री का। एंगल 1 भी कितने का होगा 80 डिग्री का। लो एंगल 1 भी हमने निकाल दिया, एंगल 1 बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। देख रहे हो कितने आसानी से हो रहा है। तो बस ऐसे 3 ही फार्मूला लगेगा, उसी में सारा काम हो जाएगा, ठीक है। 3 नहीं, पिछले का भी दो, ठीक है, वर्टिकली और स्ट्रेट लाइन। चलो एंगल 1 भी निकाल दिया। अब बताओ, अब ये बाकी का 4 निकालना है, वो कैसे निकलेगा, तो बाकी का 4 के लिए अब इसमें फिर वो लगाओगे लीनियर वाला। कौन सा लीनियर वाला, यहां से लगा लो। एंगल 7 और एंगल 8, एंगल 7 ये दिख रहा है स्ट्रेट लाइन, और एंगल 7 ये दिख रहा है, और एंगल 8, एंगल 7 और एंगल 8 जो है इन दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। रीजन बताओ किस रीजन से एंगल 7 और एंगल 8 का सम 180 डिग्री होगा, किस रीजन से, तो लीनियर पेयर स्ट्रेट लाइन पे भैया, स्ट्रेट लाइन पे 180 डिग्री एंगल बनता है। तो एंगल 7 कितने का 80 डिग्री का, तो यहां से हम क्या निकालेंगे एंगल 8
तो एंगल से ये 80 उधर जाएगा तो एंगल 8 कितना होगा, तो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो एंगल 8 कितना हो जाएगा, तो 100 डिग्री। एंगल 8 कितना होगा, तो 100 डिग्री। तो पता क्या चला, तो पता ये चला कि एंगल 8 भी हमने निकाल लिया, एंगल 8 भी हमने निकाले। एंगल 8 कितना आ गया, तो 100 डिग्री। अब बताओ जब एंगल 8 100 डिग्री आ गया तो अब ये सब निकालने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा, ये सब निकालने में टाइम नहीं लगेगा। आओ जल्दी से निकालते हैं, आओ चलो। अब क्या निकालना है, अब क्या निकालना है, एंगल 8 निकाल लिया तो एंगल 6 कितना होगा। एंगल 8 हम बोल रहे हैं एंगल 8 इक्वल है एंगल 6 के, एंगल 8 इक्वल है एंगल 6 के। कैसे, तुम कहोगे वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। और एंगल 8 कितने का, 100 का, तो एंगल 6 भी कितने का, 100 का। एंगल 6 भी कितने का, 100 का। लो निकल गया, निकल गया। अब निकालने में टाइम लगेगा, नहीं लगेगा। एंगल 8 अगर 100 का तो एंगल 6 भी कितने का, तो 100 का। एंगल 6 भी कितने का, 100 का। अब एंगल 6 100 का तो एंगल 4 कितने का, एंगल 4 कितने का, एंगल 6 100 का तो एंगल 4 कितने का, तो एंगल 4 भी कितने का होगा। एंगल 6 अगर 100 का तो एंगल 4 भी कितने का, तो 100 का होगा कि नहीं होगा, 100 का होगा कि नहीं होगा। एंगल 6 100 का तो एंगल 4 भी 100 का। कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो इसको रीजन में क्या लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 100 का तो एंगल 4 भी 100 का। देख रहे हो सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, कुछ ना कुछ वो एक दूसरे से रिलेट होंगे। तो हो गया, अब 100 निकल गया तो अब एंगल 2 ही ना बचा। तो एंगल 2 क्या होगा, एंगल 400 का, तो एंगल 2 भी कितने का, 100 डिग्री का। कैसे, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल 2 इक्वल है एंगल 4 के। कैसे इक्वल है, कैसे इक्वल है, कैसे इक्वल है ये एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल से। एंगल 2 कितने का, तो एंगल 2 भी कितने का हो जाएगा, 100 डिग्री का, 100 डिग्री का। लो हमने सारा निकाल दिया, सारा निकाल दिया, सारा एंगल निकाल दिया। अब एक और चीज देखो, इसको जो ये हम लोग किए हैं ना, तो ये सब सही है। आप इसको किसी और तरीके से सोच सकते हो, तो वो भी जो आप निकाल रहे हो वो भी सही है। बहुत लोगों का माइंड में आ रहा होगा कि भैया एंगल 7 है तो एंगल 3 भी तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। एंगल 7 से एंगल 3 हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल 8 से डायरेक्ट भैया हम एंगल 4 निकाल सकते हैं। एंगल 8 देखो, एंगल 8 हमने कैसे निकाला है, एंगल 4 हमने कहां से निकाला, एंगल 4 कहां निकाला है, यहां से। एंगल 6 और एंगल 4 से हमने निकाला है एंगल 4। आप डायरेक्ट यहां से भी तो कर सकते हो कि अगर एंगल 8 आपका 100 डिग्री है, अगर एंगल 8 आपका 100 डिग्री, तो एंगल 4 भी क्या होगा, 100 डिग्री होगा। कैसे, रीजन क्या दोगे, रीजन क्या दोगे, तो तुम कहोगे कि भैया कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। एंगल 8 अगर आपको पता है तो एंगल 4 आप वहां से निकाल सकते हो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। मतलब कई तरीके से हम लोग इसको निकाल सकते हैं, ठीक है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो ऐसे ही बस आपको देखना है कि कौन सा आपको दिख रहा है, कौन सा आपको दिख रहा है। इसमें बहुत तरीके से आप देख सकते हो, ठीक है, लेकिन आपको बस देखना है, कैसे भी देखो, कैसे भी देख के बस आंसर लेकर आओ, ठीक है। चलो अब ये नोट करो, फिर आगे का क्वेश्चन हम लोग करेंगे।